भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का सप्रेम नमस्कार स्वीकार हो। साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग कवर। तो यह पाठचर्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन आपके लिए एक रामबाण साबित हो जाता है एग्जाम के लिए साथियों। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपने कई बार रिपीट किए होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इन 100 प्रश्नों में 100 प्रश्नों को आप हल करके जाएंगे और सारे प्रश्न आपके सही होंगे। तो देखते हैं पाठचर्या को बिना किसी अतिरिक्त, बिना किसी लाग लपेट के। तो पाठचर्या क्या है? पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट का आदिकाल से संबंधित आज की पाठचर्या है। आदिकाल से संबंधित सभी प्रश्न है, विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को फटाफट हल करिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? कवि विद्यापति की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो बहुत सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा इसका। देखिए, अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक, दोहा को सराफा की रचना, पौम चरियु स्वयंभू की रचना और पुरुष परीक्षा विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान इसमें कौन कौन हैं, और जो नहीं है उसको आपको छांटना है। तो राइट आंसर आपने मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वीराज रासो को वे प्रामाणिक मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं, तो विकल्प डी राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न आपका है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया होगा अवहट्ट को, तो बी विकल्प राइट आंसर आपका है। विद्यापति ने अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन कीर्तिलता में अवहट्ट भाषा में कहा है। विद्यापति ने स्वयं इसे कहानी या भट्ट भाषा कहा है, कहानी या भट्ट भाषा कहा है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न आपका है कि आदिकाल में अवहट्ट भाषा में संदेश रासक की रचना करने वाले रचनाकार कौन है? सही जवाब चौथे प्रश्न का अहदमान या अब्दुल रहमान विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। पहेलियां मुकरियां खालिक बारी प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो की, और परमात्म प्रकाश जोइंद्र की चर्चित रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती है, और राउरवेल रोड़ा कवि की रचना अक्सर पूछी जाती है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? यूपी पीएचडी 2005 और टीएचडी 2017 झारखंड का पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा था, सिद्ध सामंत युग कहा था राहुल सांकृत्यायन जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको आदिकाल कहते हुए नजर आते हैं, तो वहीं ग्रियर्सन महोदय इसे चारण काल कहते हैं, चारण काल कहा है। छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न है कि लोक साहित्य में आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? काफी आसान सा जवाब, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि वे रचनाकार जिनकी भाषा को संध्या भाषा या सांध्य भाषा कहा गया, तो राइट आंसर आपने सातवें प्रश्न का सही सिद्धों की भाषा बौद्ध सिद्ध साहित्य विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से ही निकला हुआ है सिद्ध साहित्य। 84 सिद्धों की जो भाषाएं थी उन्हें सिंध्या भाषा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है साधनात्मक अनुभूति, साधनात्मक अनुभूति की भाषा। ठीक है। आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न काफी रिपीट होने वाला बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 12 बरिस लौ कुकुर जिए
और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को अधिकार। ये पंक्तियां किस राशो काव्य की हैं? 8वें प्रश्न का सही उत्तर परमाल राशो, विकल्प बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में मुख्य रूप से किस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है? और 9वें प्रश्न का राइट आंसर डिंगल। तो बिल्कुल सही जवाब। डिंगल भाषा में अपभ्रंश, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का योग, राजस्थानी भाषा का योग। वहीं अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग जब होगा तो वह पिंगल भाषा कहलाएगी। याद रखिए, अक्सर डिंगल और पिंगल से प्रश्न बनते हैं। 10वां प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के लेखक कौन है? प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन का लेखक पूछा जा रहा है और आपने आचार्य हेमचंद्र को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। सिद्ध है शब्दानुशासन या शब्दानुशासन नाम से रचना है। पाणिनि की चर्चित रचना अष्टाध्यायी है, यह भी अक्सर पूछी जाती है। और वह रुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा था, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। ये सब पूछी जाती हैं रचनाएं। और 11वां प्रश्न है कि कोश ग्रंथ खालिक बारी किसकी रचना है? कोश ग्रंथ खालिक बारी किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बहुत ही आराम से आपने अमीर खुसरो को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। तो विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है आपका कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न क्या है कि शिलांकृत कृति यानी पत्थर पर उकेरी गई रचना राउरवेल जो है उसके रचनाकार कौन है? आसानी से इसका जवाब आप दे देंगे रोड़ा कवि को चुन करके। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या, मुझे उम्मीद है कि 100 प्रश्नों में आप 100 प्रश्नों को सही सही हल करेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं आपसे रहती। आपको सारे प्रश्नों के सही जवाब देने हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? 14वें प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको सेलेक्ट कर लिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प सी राइट आंसर है। नरोत्तम स्वामी से राशिक शब्द से मानते हैं, राशिक शब्द से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से रासक शब्द से मानते हैं। और गारसा दत्तासी से राजसूय शब्द से मानते हैं। तो याद रखिएगा, कहीं प्रश्न में थोड़ा हेरफेर हो जाए तब भी इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न, भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास और नेमिनाथ रास तथा संगीत रत्नाकर, इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार मिलाना है आपको। तो फटाफट मिलान करिए। भारतेश्वर बाहुबली रास रचना सालभद्र सूर की रचना 1184 ईस्वी का रचना काल। वहीं स्थूल भद्र रास का रचना काल 1209 ईस्वी है। जिन धर्म सूर की रचना है यह जिन धर्म सूर की रचना है। और नेमिनाथ रास सुमति गण की रचना है। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी की सुमति गण की रचना है। और संगीत रत्नाकर सारंग देव की रचना है, जिसका रचना काल 13वीं सदी आता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है आपका। 16वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है कि राम कथा पर आधारित अपभ्रंश के प्रसिद्ध काव्य पौमचर्यु की रचना किसने की थी? राम कथा पर आधारित अपभ्रंश के प्रसिद्ध काव्य पौमचर्यु का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। और
16वें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुना? स्वयंभू। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। पौंचरी या पद्मचरित नाम से यह रचना 5 कांड 90 संधियों वाला राम काव्य है। इसमें 5 कांड हैं और 90 संधियां हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि महापुराण और नय कुमारचर्यु के रचयिता पुष्पदंत का समयकाल किस शताब्दी के कवि थे? पूछा जा रहा है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर 972 ईस्वी इनका समय काल है, यानी 10वीं सदी को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि दोहा कोश किस सिद्ध कवि की प्रमुख रचना है? अक्सर पूछी जाने वाली, और इसका जवाब आपने किसको चुना है? सराफा को चुन करके सही उत्तर दिया है विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। इनका नाम सरोज वज्र भी था, सरोज वज्र, या सरहपाद सराफा, या राहुल भद्र भी था, राहुल भद्र, ये भी नाम सराफा का ही है। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपका क्या है कि रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। उद्योतन सूर की रचना कुवलय माला कथा 778 ईस्वी की है। वहीं रोड़ा कवि की रचना 10वीं शताब्दी की रचना है, राउरवेल। जबकि उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की रचना दामोदर शर्मा की है। वहीं ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना बाण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की है। तो विकल्प ए के साथ आप सही जवाब करेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न आपका कि प्रथम सिद्ध कवि सराफा का संबंध किस साहित्यिक धारा से है? सही जवाब सिद्ध साहित्य धारा, बी विकल्प राइट आंसर है। नाथ साहित्य के प्रणेता गोरखनाथ हैं। प्रश्न संख्या 21। अपभ्रंश का मुख्य और सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा माना जाता है? जिस प्रकार से दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, तो दोहा या दुहा विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि अपभ्रंश का की आध्यात्म परक रचना परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? अपभ्रंश की आध्यात्म परक रचना परमात्म प्रकाश जो इंदु की रचना है विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। समय काल इनका 6वीं 7वीं शताब्दी रहा है। और योग सार परमात्म प्रकाश अक्सर पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। याद रखिएगा दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? जो इंदु की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 23वां प्रश्न है कि दक्कनी हिंदी की प्रसिद्ध प्रथम गद्य रचना सबरस के रचनाकार कौन है? सबरस जिसका रचनाकार 1635 ईस्वी और जवाब मुल्ला वजही, ये विकल्प राइट आंसर है। कुतुबन की चर्चित रचना मृगावती अक्सर पूछी जाती है, मंझन की मधुमालती अक्सर पूछी जाती है, और पद्मावत का जैसी का पद्मावत अक्सर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही आसान से जवाब है, इनको करने में गलती मत करिएगा। आदिकाल में हठ योग का सीधा प्रभाव किस संत कवि साधना पर पड़ा? आदिकाल में हठ योग का सीधा प्रभाव किस संत कवि की साधना पर पड़ा है? 24वें प्रश्न का सही उत्तर गोरखनाथ विकल्प बी। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि 8वीं शताब्दी में रचित कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब फटाफट दे दीजिए। 778 ईस्वी की रचित यह रचना कुवलय माला कथा लिखी गई है उद्योतन सूर्य द्वारा। अपभ्रंश साहित्य की प्रसिद्ध रचना है विकल्प ए सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखते हैं और फटाफट उत्तर दीजिए।
कवि अब्दुल रहमान द्वारा रचित विरह काव्य ग्रंथ कौन सा हो? करिए क्वेश्चन को फटाफट, एकदम कंसंट्रेट होके। कवि अब्दुल रहमान द्वारा रचित विरह काव्य ग्रंथ पूछा जा रहा है आपसे। इसका जवाब अगर आप गलत क्लिक करेंगे तो बहुत दुर्गत हो जाएगी भाई। संदेश राशक, बिल्कुल सही जवाब। संदेश राशक अब्दुल रहमान की यह रचना जो है अपभ्रंश का पहला विरह संदेश है, विरह संदेश का काव्य है। इसमें विजयनगर की एक विराहिणी का संदेश वर्णित है। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि 8वीं शताब्दी के नहीं है, पूछा जा रहा है। और जवाब में आपने 12वीं शताब्दी का रचनाकार आचार्य हेमचंद्र को चुना। तो विकल्प डी इस प्रश्न का, डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 आपका है कि कवि पुष्पदंत की प्रसिद्ध जैन प्रबंध रचना कौन सी है? भाई जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, और जिनको केवल कमेंट करना है वो कमेंट करेंगे। तो आप फालतू चीजों पर ध्यान मत दीजिए, सीधे सीधे जुड़े रहिए पाठचर्या से। बहुत सारी विसंगतियां हमारे साथ भी होती हैं, बहुत सारे प्लस माइनस विचार आते रहते हैं। तो सारी चीजों को नजरअंदाज करके हम प्रयास करते हैं कि आपको सीधे सीधे पाठचर्या से जोड़ें। आप भी पाठचर्या से जुड़े, हम भी पाठचर्या से जुड़े रहें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका जो कीमती समय है वह कितना कीमती है। और अगर उस कीमती समय से समय निकाल करके आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो कुछ ले करके जाइए, कुछ करके जाइए, कुछ बन जाइए। तो पुष्पदंत की प्रसिद्ध जैन प्रबंध रचना इसमें से नाग कुमार चरियु, याणय कुमार चरियु को चुना। विकल्प ए राइट आंसर है। इसमें जैन प्रबंध का परंपरा का यह ग्रंथ है जिसमें 9 संधियां हैं। प्रश्न संख्या 29, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? 29वें प्रश्न का सही जवाब ज्योतिषवर ठाकुर को चुना आपने। विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30, 30वां प्रश्न है कि सिद्धों की तांत्रिक साधना में शून्य का पूरक तत्व माना गया है। सिद्धों की तांत्रिक साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या माना गया? और 30वें प्रश्न का राइट आंसर आपने डी विकल्प को चुन करके सही कर दिया है। प्रश्न संख्या 31, महाराजा गोविंद चंद्र ने सभा दामोदर पंडित शर्मा द्वारा रचित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस रूप में प्रतिष्ठित है? 31वें प्रश्न का सही जवाब उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ दामोदर पंडित ने व्याकरण ग्रंथ के रूप में लिखा है। विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, 32वां प्रश्न है कि क्रमानुसार रचनाओं की सही संगत क्रम कौन सी बनेगी? फटाफट मिलान कर दीजिए। कुबलय माला कथा 7वीं शताब्दी का, राउरवेल 10वीं शताब्दी का, उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का, और कीर्तिलता 14वीं शताब्दी का है। विकल्प कुबलय माला कथा के रचनाकार, अभी इस पर इसी प्रश्न पर हम लोग ऊपर चर्चा किए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने और आरंभिक कवि कौन है? 33वें प्रश्न का राइट आंसर विद्यापति को चुना आपने। तो विकल्प डी सही जवाब। गोरखबानी पुस्तक का संपादक पूछा जा रहा है, यह भी रिपीट होने वाला प्रश्न। और 34वें प्रश्न का सही जवाब आपने जानकर पीताम्बर गढ़वाल को चुन लिया है। तो बी विकल्प के साथ सही जवाब पाएंगे। प्रश्न संख्या 35, 35वां प्रश्न है कि वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया? वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? 35वें प्रश्न का सही उत्तर आपने शिव सिंह सरोज को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। शिव सिंह सरोज में छप्पयों का राजा चंद्रवरदाई को कहा गया है। 36वां प्रश्न आपका कि पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। और 36वें प्रश्न का सही जवाब
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बी विकल्प राइट आंसर है। क्रम संख्या 37वां प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरापा का समय काल बताना है आपको। और 37वें प्रश्न का सही जवाब 769 यानी 8वीं शताब्दी विकल्प ए राइट आंसर है। क्रम संख्या 38वां प्रश्न है आपका कि तंत्र या नाथ संप्रदाय से संबंधित कौल ज्ञान निर्णय कृति के रचनाकार कौन है? अक्सर परीक्षा में रिपीट होने वाला प्रश्न है। गोरखनाथ के जो गुरु माने जाते हैं मछेंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ, बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। कौल ज्ञान निर्णय इनकी रचना है। 39वां प्रश्न है कि अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता कौन है? अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है? इसका जवाब बताना है। 39वें प्रश्न का सही जवाब शालिभद्र सूर्य, ए विकल्प राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न है कि आदिकालीन रासो साहित्य का दूसरा बहुप्रचलित नाम क्या है? आदिकालीन रासो साहित्य का दूसरा बहुप्रचलित नाम पूछा जा रहा है आपसे। और इस प्रश्न का जवाब 40वें प्रश्न का राइट आंसर आपने चारण साहित्य विकल्प डी सही उत्तर है। क्रम संख्या 41वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? और इस प्रश्न का जवाब राहुल सांकृत्यायन चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 42वां प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य उपलब्ध नहीं है? 42वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा विकल्प सी को, तो राइट आंसर है शिव साहित्य। प्रश्न संख्या 43 आदिकालीन रासो साहित्य का प्रधान या प्रमुख रस कौन सा रहा है? तो प्रधान रस की बात हो रही है तो वीर रस ही होगा। युद्धों का निरंतर वर्णन, अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन, बी विकल्प सही जवाब है। सहायक रस के रूप में श्रृंगार रस भी आता है। प्रश्न संख्या 44 है कि हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का वाल्मीकि से कहा गया है। अपभ्रंश की वाल्मीकि की संज्ञा किस रचनाकार को दी गई है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब अपभ्रंश का वाल्मीकि पौमचर्यु राम काव्य की रचनाकार स्वयंभू को चुना आपने, विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 45 चंद्रवरदाई किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई दिल्ली और अजमेर के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का रचनाकार, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न और इसका जवाब भी आपने चंद्रवरदाई चुन करके सही जवाब दिया होगा। बहुत महाकवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? महाकवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब राम कुमार वर्मा को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है विकल्प। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 48 कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या था? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का वास्तविक अभिप्राय पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का जवाब सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49 आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन इस रासो ग्रंथ में मिलता है। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन आल्हा खंड में मिलता है और आल्हा खंड जगनीक द्वारा लिखे गए परमाल रासों का ही एक भाग है, विकल्प ए राइट आंसर है। कालिंगर के राजा परमार देव परमाल थे और इसमें आला उदल के 52 युद्धों का वर्णन जगनीक ने परमाल रासों में किया है। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के प्रणेता संस्थापक कौन थे? 50वें प्रश्न का सही जवाब गोरखनाथ के खिलाफ में। प्रश्न संख्या 51
खन खन नयन कौन अनुसरई, खन खन वसन धूल तन भरई। यह प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं? और इस प्रश्न का जवाब विद्यापति को चुना आपने, तो विकल्प के राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 52। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? 52 प्रश्न। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर आपने पुष्पदंत को चुन लिया, तो विकल्प के राइट आंसर है। अभिमान मेरु भी नहीं कहा जाता है। अभिमान मेरु। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत, वाल्मीकि स्वयंभू। बस ऐसे ही याद रखना है। आगे, हिंदी साहित्य में चंपू काव्य गद्य पद मिश्रित प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब राउरवेल को चुन करके सही उत्तर दिया आपने। रोड़ा कवि की रचना। नक्सिक वर्णन का प्राचीनतम रूप यहीं पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? तो चंद्रवरदाई, विद्यापति, जगन्नाथ, तो नाभादास सी विकल्प भक्ति काल के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं नाभादास। और भक्तमाल इनकी रचना है, भक्तमाल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से आदिकाल की कौन सी रचना विद्यापति की है? साखी सबद, रामायणी, शाखी बीजे के तो कबीर की रचना है, भक्तमाल नाभादास की, विद्यापति की पदावली। विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है, मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 56 है कि आदिकालीन साहित्य की भाषा शैली क्या थी? आदिकालीन साहित्य की भाषा शैली पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब विकल्प डिंगल पिंगल, ये विकल्प राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 57। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब स्वयंभू को चुन लिया आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर है आपका। आगे अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध मात्रात्मक छंद कौन सा है? और प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब पधरिया छंद, ये विकल्प राइट आंसर है। आगे, बीसल देव रासों में बीसल देव से रूठ करके रानी राजमती कहाँ चली गई थी? तो विकल्प उड़ीसा, जी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह ग्रंथ जिसमें लिखा गया कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब कौन चली, विकल्प के राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 61 है कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 तक के कालखंड को जॉर्ज पियर्सन ने क्या नाम दिया है? और इस प्रश्न का जवाब चारण काल चुन करके सही उत्तर दिया है आपने, विकल्प। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 कि 84 सिद्धों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? और प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब शारंगधर को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? जवाब हो जाएगा विकल्प ए जगन्नाथ, परमाल रासो ग्रंथ में आला खंड नाम से है। आगे, पंच पांडव चरित रास के रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब पंच पांडव चरित रास 1191 ईस्वी की रचना किसकी है? शालिभद्र सूर्य की है, विकल्प के राइट आंसर है। आगे, व्यवसायिक कथा ग्रंथ भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? 65वें प्रश्न का सही जवाब भविष्यत कहा धनपाल की रचना है।
प्रश्न संख्या 66 है कि हिंदी में मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले रचनाकार। जवाब में अमीर खुसरो को चुना। विकल्प बी राइट आंसर। आगे 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक की जो कालावधि है, उसके लिए हिंदी साहित्य के नामकरण वीर गाथा काल करने वाले रचनाकार कौन है, साहित्यकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 68, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखने वाले आलोचक। तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरताओं का अतिरंजित वर्णन किस काल की विशेषता रही है? जवाब में आदिकाल। विकल्प ए सही जवाब। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? वो क्या चाहते थे? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन रासोग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? आदिकालीन रासोग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब डिंगल पिंगल शैली। विकल्प ए सही जवाब। आगे वीर गाथा काल के सबसे प्रसिद्ध और बृहद प्रबंध ग्रंथ का नाम इसमें से पृथ्वीराज रासो। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रबरदाई का लिखा गया है। 69 समय इसमें है, यानी सर्ग है। अगला प्रश्न है कि कवि विद्यापति के पद मुख्य रूप से किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो श्रृंगारिक और भक्त पदों की रचना उन्होंने मातृभाषा मैथिली में की थी। ये विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 74 है कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय काव्य रहा है? जवाब में राजस्थान। ये विकल्प सही उत्तर। आगे गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ। विकल्प ये चुन करके इस प्रश्न का भी आपने राइट आंसर दिया होगा। आगे संस्कृत व्याकरण का शास्त्र में अपभ्रंश शब्द का पहला लिखित उल्लेख किसने किया? जवाब में पतंजलि को चुन करके आपने सही जवाब दिया है, महाभाष्य रचना में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 77। अपभ्रंश के छंद शास्त्र प्राकृत पैंगलम के टीकाकार या संग्रहकर्ता कौन है? तो इसमें बंशीधर और लक्ष्मीधर दोनों लोगों का नाम आता है। राइट आंसर। आगे गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस रूप में विशेष रूप से स्वीकार किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने पुराने हिंदी के कवि हैं ये। विकल्प ए राइट आंसर। कुछ विद्वानों ने गोरखनाथ की भाषा को सदुखड़ या अपभ्रंश मिश्रित कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी पुराने हिंदी के कवि के रूप में उन्हें माना है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली किस साहित्यकाल की अनूठी संपत्ति है? और 79 का सही जवाब आती है हिंदी साहित्य के आदिकाल। विकल्प को सही जवाब। आलाखंड का मूल स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो परमाल रासो जवाब चुन करके इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया होगा। परमाल रासो 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जो कि तत्कालीन वहां के जिलाधीश थे, आलाखंड का प्रकाशन करवाया था। 81वां प्रश्न है कि महुआ बुज्जई कुसुम रस अकब कलाम लल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मल या प्रसिद्ध पंक्ति किस रचनाकार के हैं? 81वें प्रश्न का सही जवाब विद्यापति। ये विकल्प राइट आंसर। आगे आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा है? और अमीर खुसरो उत्तर इसका सही जवाब विकल्प हिंदवी या हिंदवी शब्द से संबोधित किया था। अपभ्रंश के सर्वप्रधान महाकवि इसमें से कौन है?
क्रम संख्या 83 का सही जवाब स्वयं भू विकल्प ही राइट आंसर। अगला प्रश्न, जैन साहित्य में रचित उपदेश रसायन ग्रंथ के रचनाकार और जिनदत्त सूर्य विकल्प ए राइट आंसर है। 80 छंदों का यह ग्रंथ है, 80 छंदों का ग्रंथ है। अभ्रंश भाषा में लिखा गया पहला रासो काव्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 85, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध नवनाथों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आचार्य देवसेन को चुना तो सी विकल्प राइट आंसर है। नवनाथों में नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर और मलयार्जुन। नवनाथ ये माने जाते हैं। आगे, जम्बू स्वामी रास नामक जैन रास काव्य के रचयिता कौन है? और 86वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए धर्म सूत्र। अगला प्रश्न है, नरपत नाग द्वारा रचित बीसल देवरासों का मुख्य रस पूछा जा रहा है। प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य परंपरा में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलेगा? और जवाब में आपने सेलेक्ट किया है इसमें से विकल्प बी को राइट आंसर है। 12 मासा का वर्णन जो है विनय चंद्र सूर्य की रचना नेमिनाथ चौपई में है। विनय चंद्र सूर्य की रचना। अगला प्रश्न, 933 ईस्वी में रचित जैन आचार्य देवसेन की कौन सी रचना हिंदी की प्रथम काव्य मानी जाती है? जवाब में आचार्य देवसेन की श्रावकाचार को चुना तो राइट आंसर है। 250 दोहों में गृहस्थ धर्म का वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, यह प्रसिद्ध पहेली किसकी है? और 90 प्रश्न का सही जवाब अमीर खुसरो को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 91 है कि स्वयंभू कृत पौन चलिव की मूल कथा किससे संबद्ध है? और इस प्रश्न का जवाब राम कथा विकल्प ये तो चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 है कि जयदेव के प्रसिद्ध संस्कृत काव्य गीत गोविंद का विशेष प्रभाव आदिकाल के किस कवि पर पड़ा? और इस प्रश्न का जवाब विद्यापति ये विकल्प राइट आंसर। आगे, अपभ्रंश का सबसे पहला प्रयोग किस राजा के शिलालेख में देखने को मिलता है? तो धारसेन द्वितीय विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं मुख्य रूप से किस भाषा में है? और 94 प्रश्न का सही जवाब तत्कालीन लोक भाषा हिंदी जो संध्या भाषा के रूप में जानी जाती है विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कवि सराफा के दोहे घोर अंधारे चंद्रमणि जिन उद्यों करे, परम महासुख एक कणे बुरी अशेख हरे में महासुख का संबंध किससे है? और क्रम संख्या 95 का सही जवाब महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रह्मज्ञानियों का परिभाषित शब्द है और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा से बहुत सारे विकल्प सही हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है विकल्प ए राइट आंसर है। पदावली इनकी सरस मधुर और श्रृंगारिक रचना होने के कारण मैथिल कोकिल इन्हें कहा गया। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य में सिद्धों की कुल कितनी संख्या मानी गई हो? जवाब में 84 चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है?
तो विद्यापति की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? क्रम संख्या 98 का सही जवाब आपने गीत गोविंद को चुना, तो सही जवाब हो जाएगा जयदेव की रचना है। तो डी विकल्प राइट आंसर। और विद्यापति के की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति कीर्तिलता की भाषा क्या है? और क्रम संख्या 99 का सही जवाब अवहट्ट को चुना आपने, तो ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किस कवि को कहा जाता है? क्रम संख्या 100 का सही जवाब विद्यापति, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।